हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ खास लेकर आया हूं। वो खास क्या है सर? वो है अपने रिवीजन करने का एक बहुत ही मजेदार तरीका, दैट इज माइंड मैप। क्या होता है सर माइंड मैप? भाई माइंड मैप ऐसा है कि हम लोग उन गलियों से दोबारा से गुजरेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी गुजरेंगे, थोड़ा शॉर्ट में गुजरेंगे और डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिटर्मिनेंट्स टॉपिक। आज मैं डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करने वाला हूं, जैसा कि मैंने अभी दोबारा बताया आप लोगों को कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स होंगे वो हम लोग एक सरसरी निगाह लेते हुए चलेंगे। बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक्स आप लोगों को प्राइम फोकस के साथ लेकर चलना है। तो भाई बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है ये आपके लिए। अगर आपने डिटर्मिनेंट्स को पढ़ा है और आपको लगता है कि सर एक बार और हम लोगों को रिवीजन करना चाहिए, तो चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं। मैं इसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिए हैं। आज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी हम लोग फटाफट 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 एकदम घोड़े की तरह तेज दौड़ते हुए सारी चीजें रिवाइज करेंगे। तो चले, बिल्कुल चलते हैं सर, बिल्कुल चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। मैं डिस्कस करने वाला हूं ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों के साथ, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और कंसिस्टेंसी क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। एक बार फटाफट से रिवीजन भी हो जाए तो मजा आ जाएगा दोस्त। और इसी रिवीजन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डाल देते हैं हेडिंग, और फिर बात करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना सर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता था जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते थे। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं सर? सबसे छोटा मैट्रिक्स अगर मैं बनाना चाहूं तो वो बनेगा हमारे पास 1 by 1 मैट्रिक्स। जैसे कि सपोज कीजिए ऐसा मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर मान लीजिए हम लोगों ने 3 डाल दिया, तो ये एक 1 by 1 मैट्रिक्स हो जाता है, जिसका ऑर्डर 1 by 1 हो जाता है। यानी इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? वो भी 1 है ना। उसके बाद सर अगर मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूं तो मैं एक बी मैट्रिक्स बना सकता हूं, जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। तो यहां पर आप डाल सकते हैं जैसे 1 2 3 4 ऐसे डाल सकते हैं। तो दिस इज अ मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2 by 2, जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होते हैं। क्या मैं इससे बड़ा कर सकता हूं? डेफिनेटली बड़ा कर सकता हूं। सी मैट्रिक्स, जैसे कि ये हमारे पास हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास 3 by 3 ऑर्डर का हो जाता है। तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास बराबर होते हैं, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस कहते हैं। नाउ स्क्वायर मैट्रिसेस की अच्छी बात क्या होती है कि सर इन मैट्रिसेस का हम लोग डिटर्मिनेंट ढूंढ सकते हैं। तो क्या सर दूसरे मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हम लोग नहीं ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते हैं, बिकॉज उनका नहीं एग्जिस्ट करता है। हम लोग स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट ढूंढ सकते हैं। तो जो स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट ढूंढ सकते हैं, तो आगे सर आगे बढ़ाते हैं इस चीज को कि स्क्वायर मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट की हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था सर? हम लोगों ने बात किया था कि सर अगर मुझे डिटर्मिनेंट ढूंढना है तो डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढा जाता है। तो बेसिकली हम लोगों को बात किया जाता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो केवल 3 by 3 मैट्रिसेस तक की बात होती है। 4 by 4 तक हम लोग नहीं जाते हैं, तो वहां की बात भी हम लोग नहीं करेंगे। रिवीजन के अंदर हम लोग बात करेंगे 1 by 1 2 by 2 एंड 3 by 3 मैट्रिसेस की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से कि अगर मुझे 1 by 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ढूंढना है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट में मैंने 3 लिखा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त? 3 आ जाएगा। किसी बच्चे को अगर लग रहा हो कि सर यहाँ पर अगर -3 लिखा होता तो ये मॉडुलस की वजह से क्या हमारे पास -3 आता या 3 आता, तो बेटा ये वाला कंफ्यूजन जेन्युइन तो है, और जेन्युइन कंफ्यूजन है तो सर जेन्युइन कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। अगर यहाँ पर 3 की जगह पे -3 लिखा होता तो अपना कंफ्यूजन दूर कर ले बेटा कि ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। अगर यहाँ पर -3 लिखा है तो मेरा आंसर -3 ही आने वाला है। ये मॉडुलस की तरह काम नहीं करेगा, ये हमारे डिटर्मिनेंट की तरह ही काम करेगा। ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है एक 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यानी कि वी वांट टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स, तो यहां पर आप लिखेंगे 1 2 3 4 का डिटर्मिनेंट ऐसे, है ना। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग ये करेंगे कि हमें इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, हमें इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है।
तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बात करते हैं कि हमारे पास 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा सर, -2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट ढूंढकर निकाल देते हैं। ओके सर, 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे, यहां पर हम लोग निकालते थे किसी भी रो या कॉलम से आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। सो लेट अस सपोज मैं एक्सपेंशन किससे करता हूं, मैं एक्सपेंशन करता हूं फर्स्ट रो से। तो अगर मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करता हूं तो इसका नेचर प्लस है, इसका नेचर माइनस है, इसका नेचर प्लस है। तो हम लोग यहां पर यही नंबर्स लिख देंगे इन्हीं नेचर्स के साथ कि सर ये +1 का हो जाएगा, ये -2 का हो जाएगा और ये +3 का हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लायर लेते थे कुछ इस तरीके से कि अगर मुझे 1 के लिए कोफैक्टर ढूंढना है, तो 1 के लिए अगर मुझे फैक्टर ढूंढना है तो आप इन दोनों के रो या कॉलम को हटाने के बाद यहां पर सेम डिटरमिनेंट निकालेंगे, दैट इज 50 - 48। तो यहां पर क्या आ जाएगा फैक्टर में, 50 - 48 आ जाएगा। जी सर, 2 के लिए निकालेंगे तो इसके रो और कॉलम को हटा देंगे तो 40 - 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40 - 42 आ जाएगा। अरे सर ये तो आता है, कोई बात नहीं, रिवीजन कर रहे हैं भाई। सर 3 के लिए निकालेंगे तो ये हट जाएगा, यानी 32 - 35 हो जाएगा। तो यहां कितना आ जाएगा सर, 32 - 35 हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। सर ये हो जाएगा 2 1 हो जाएगा 2। सर ये हो जाएगा -2 इंटू 2 हो जाएगा सर +6। ओके जी, नहीं +4। ओके सर, ये हो जाएगा -3 इंटू 3 सर कितना हो जाएगा, -9। यानी 9 माइनस का है, +6 करेंगे तो -3 मेरा इस 4 इस डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो जाता है। तो ये हुआ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए और उसके डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए। सो ये हो जाता है हमारा रिवीजन स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके डिटरमिनेंट के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में। सो बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, क्या आपको याद है प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों से क्या कहता था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में सपोज कीजिए कोई रो जो है वो अगर सभी के सभी 0 है, मान लीजिए यहाँ पर ABC, यहाँ पर EFG लिखा हुआ है, तो इसका भी आंसर 0 होगा। और सर किसी डिटरमिनेंट में अगर कोई एंटायरली रो जो है वो रो ना होकर कॉलम अगर 0 हो जाता है तो भी सर हमारे पास क्या होगा, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये बात हम लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर। उसके बाद हमारे पास और कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, हम लोग जानते हैं कि सर प्रॉपर्टीज में रो के बाद आता है कि अगर कोई 2 रोज या जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिखा जिसमें 2 रोज हम लोगों ने आइडेंटिकल रख दिए, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं ABC ABC, तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है। सिमिलरली अगर मैं किसी 2 कॉलम्स को एक जैसा रख देता हूं तो भी सर उसका आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी। नेक्स्ट हम लोगों ने ये कहा था कि सर अगर हमारे पास कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स, कोई भी 2 रोज या कॉलम्स अगर प्रोपोर्शनल है, सपोज कीजिए यहाँ पर ABC लिखा है, यहाँ पर XYZ लिखा है, यहाँ पर K टाइम्स ऑफ A, K टाइम्स ऑफ B और K टाइम्स ऑफ C लिखा है, तो प्रोपोर्शनल हुआ तो भी 0 होता है। और सेम चीज आप लोग बेटा कॉलम्स के साथ की करके रो के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर XYZ लिखा है तो यहाँ पर λx लिखा है या λy लिखा है और यहाँ λz लिखा है, तो भी हमारे पास आंसर 0 आता है। तो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को कहा गया था कि अगर मैं किसी डिटरमिनेंट में से, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आपने निकाला है उसमें कोई भी एलिमेंट का जो सेट है, सपोज कीजिए यहाँ पर PQR लिखा है, मैं इस PQR को क्या करता हूँ, लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूँ और मैं कहता हूं कि सर यहाँ पर प्रोपोर्शनल तो नहीं है लेकिन थर्ड वाले रो के अंदर लैम्डा एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक एलिमेंट के साथ, तो हम लोग इसमें 0 ना लिखकर कहेंगे कि सर लैम्डा जो है वो कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर ABC रहेगा, यहाँ XYZ रहेगा और यहाँ पर PQR रहेगा। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि लैम्डा कॉमन ले लिया जा सकता है। ओके सर, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि सर इसके बाद हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी। इसके बाद प्रॉपर्टी ये थी कि हम लोग अगर किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज मतलब रो और इंटरचेंज करना है कॉलम के साथ, सपोज आपने ABC मैट्रिक्स लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, फिर XYZ लिखा है और फिर उसके बाद PQR लिखा है, तो आप इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ABC आ जाएगा, इधर XYZ आ जाएगा और इधर PQR आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो इक्वल होगा, ये भी हम लोग जानते थे, है ना। नेक्स्ट सर
इसके बाद की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, तो चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी तक कितनी प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास? 8। तो यहाँ पे 9वें नंबर में हम लोग लिख देते हैं, सपोज कीजिए कोई भी डिटर्मिनेंट के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x प्लस एम, वाई प्लस एन एंड z प्लस ओ, और यहाँ पर पी क्यू आर लिखा है। तो कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम जो है वो दो या दो से ज्यादा टर्म्स के सम में लिखा गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके डिटर्मिनेंट्स को स्प्लिट अप कर सकते हैं, है ना। दो डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं, जिसमें हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर जो सिंगल वाले टर्म्स हैं वो तो एज इट इज कॉपी हो जाते हैं, और सर क्या होता है, और यहाँ पर एक्स वाई जेड एक डिटर्मिनेंट में लिख देंगे और एम एन ओ जो है वो दूसरे डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। इस तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास काम करती है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि सर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करी ए बी सी पी क्यू आर एंड एम एन ओ, तो यहां पर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कैसे बेटा, अप्लाइंग क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी भी रो को, सपोज कीजिए R1 को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि R1 में आप लोग क्या कीजिए, 2 टाइम्स ऑफ R2 को ऐड कर दीजिए। तो सर ये वाला जो डिटर्मिनेंट होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, हमने R1 में क्या किया, इसका 2 गुना ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा सर, A में P का 2 गुना ऐड हो जाएगा, B में Q का 2 गुना ऐड हो जाएगा, और C में R का 2 गुना ऐड हो जाएगा। यहाँ पर P Q R रहेगा, यहाँ पर M N O रहेगा। अगर इसकी वैल्यू जो मान लीजिए डेल्टा आ रही है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास डेल्टा ही आती है। ये हमारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये कहता है, ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको मैं एक एक करके लिख देता हूं, ठीक है। जैसे कि कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि हम लोग कहें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। अच्छा, हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है, गिवन दैट कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए जो है वो नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगला सर, हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की पावर एन जो होता है, ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन के बराबर होता है। तो इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है, और इस बेसिस पे हम लोग चलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी हम लोगों की यहाँ पे रह जाती है, दैट इज अगर मैं ए और बी के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट ढूंढता हूं तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। साथ ही इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है, हमारे पास टॉपिक आता है माइनर एंड कोफैक्टर्स का। किसका? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का टॉपिक आता है। तो ये हम लोगों को याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में बात करने की। सपोज कीजिए हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है जहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 करके ये सब एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी में मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर माइनर्स। कौन से? माइनर्स लिखना चाहूंगा, और यहाँ पर बची हुई जगह पर क्या लिखना चाहूंगा? कोफैक्टर्स लिखना चाहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं माइनर्स का कैलकुलेशन करना और साथ ही कोफैक्टर्स का कैलकुलेशन करना। माइनर्स कैसे निकालते थे? हम कहते थे अगर मैं इस एलिमेंट का माइनर ढूंढ रहा हूं तो इसे भूल जाइए और इसे भूल जाइए, और इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो मेरा माइनर हो जाएगा। यानी मेरा सबसे पहला माइनर हो जाएगा 50 माइनस 48। कितना हो जाएगा? माइनर 1 1 अगर मैं ढूंढ रहा हूं तो 50 माइनस 48, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 2 के बराबर। कितना आ जाएगा? 2 के बराबर। वहीं पर अगर मैं M12 ढूंढ रहा हूं तो इस एलिमेंट के लिए ये और ये हटा देंगे तो 40 माइनस 42 यानी कि माइनस के 2 हो जाएगा। कितना? माइनस के 2। वहीं पर इसके लिए ढूंढेंगे तो ये और ये हटा दीजिए, 32 माइनस 35 आ जाएगा। तो M13 कितना हो जाएगा? 32 माइनस 35 यानी माइनस के 3। वहीं पर M21 अगर हम लोग निकालते हैं तो 21 के लिए ये और ये हटा दीजिए, यानी 20 माइनस 24 यानी माइनस के 4 आ जाएगा, है ना। M22 अगर निकालते हैं तो इस एलिमेंट में ये और ये हटा देंगे तो 10 माइनस 21 यानी माइनस के 11 आ जाएगा। सर M23 निकालेंगे तो इस एलिमेंट में ये और ये हटा दीजिए, यानी 8 माइनस 14 कितना आ जाएगा सर? माइनस के 6 आ जाएगा। जी सर। M31 निकाल कर देखते हैं सर। M31 हमारे पास ये और ये हटा देंगे तो 6 2 जा 12 माइनस 15 यानी माइनस के 3 आ जाएगा सर। M32 अगर निकालेंगे
तो ये वाला एलिमेंट का रो और कॉलम हटा दीजिए तो 6 - 12 यानी माइनस के 6 आ जाएगा सर। और M33 निकालेंगे तो यहाँ पे इस एलिमेंट के रो और कॉलम को हटा देंगे तो 5 - 8 यानी माइनस के 3 आ जाएगा सर। तो ये तो पार्ट हो गया हमारा माइनर का, है ना। अब सर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? मैंने कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? मैंने कोफैक्टर के लिए बताया था कि CIJ अगर आपको निकालना है तो वो -1 की पावर I + J होता है, क्या MIJ के, यानी माइनर को आपको मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर I + J से। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि सर I + J जो है वो अगर इवन हुआ तो प्लस का साइन आएगा और अगर ऑड हुआ तो वो माइनस का साइन आएगा। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, सॉरी ये इवन है, ये इवन है और ये इवन है, यानी ये 5 जो हैं ये सर प्लस में आंसर करेंगे और सेम माइनर का आंसर आएगा। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि C11 हमारे पास 2 ही आएगा, C13 हमारे पास -3 आएगा, M22 हमारे पास यानी C22 जो है वो हमारे पास -11 आएगा, यस। और M31 यानी C31 हमारे पास कितना आएगा? -3 आएगा और C33 हमारे पास कितना आएगा? -3 आएगा। सर चेंज कहाँ देखने को मिलेगा? चेंज के ऊपर पूरा ध्यान रखें दोस्त, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर चेंज में ऐसा है कि ये वाला नंबर ऑड है, ये वाला नंबर ऑड है, ये वाला नंबर ऑड है और ये वाला नंबर ऑड है, यानी इन दोनों I और J का सम जो है वो ऑड आ रहा है। 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 2 3 और 5 और 2 + 3 5, यानी कि सबका सब ऑड है। तो बस आपको क्या करना है, आपको इनमें माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहेंगे सर C12 कितना हो जाएगा? C12 में अगर -2 आ रहा है तो -+2 हो जाएगा। C अगर 21 निकाल रहे हैं जो कि -4 है तो -+4 हो जाएगा। C23 अगर निकाल रहे हैं तो -+6 हो जाएगा। अच्छा, और C32 अगर निकाल रहे हैं तो -+6 हो जाएगा। ये हमारे सारे कोफैक्टर्स हो जाते हैं। याद क्या रखना है सर? याद हमें ये रखना है कि ये हमारे पास कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, ठीक है, एकदम बढ़िया। यहां तक अपने को अच्छे से समझ में आ जाता है। अब इसके बाद कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम लोग जानते हैं कि हमें इसके साथ एक और प्रॉपर्टी आती है। कौन सी प्रॉपर्टी सर? कौन सी प्रॉपर्टी? इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट यूजिंग कोफैक्टर्स। हमने इसमें क्या सीखा था? हमने इसमें यह सीखा था कि सर जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप ढूंढना चाहते हो, अगर आप उसे किसकी मदद से ढूंढना चाहते हो? कोफैक्टर्स की मदद से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 है, तो इसका मतलब हमारे पास डिटरमिनेंट ए कितना हो जाएगा? डिटरमिनेंट ए विल बी -3, है ना। ये अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब बात अगर मैं करूं तो ये कहता है कि सर अगर मैंने फर्स्ट रो को लिया तो फर्स्ट रो कौन कौन से हैं सर? फर्स्ट रो हमारे पास A11 है, A12 है, A13 है। तो हमें A11 को C11 से मल्टीप्लाई करना है, इसको C12 से और इसको C13 से, और इन सब का अगर मैं एडिशन कर देता हूं तो ये मेरा डिटरमिनेंट A के बराबर है। अच्छा सर, अगर सर मैं इसकी जगह पे कोई कॉलम पकड़ूं, सपोज कीजिए मैं इस कॉलम को पकड़ लेता हूं, तो यहां पर कॉलम में क्या क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर A21 आ जाएगा, नहीं, A12 आ जाएगा, A22 आ जाएगा, A32 आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? C12 से, C22 से और C32 से मल्टीप्लाई करना होगा रेस्पेक्टिवली, और इन सब का एडिशन जो होगा वो डिटरमिनेंट A बन जाएगा। अगर किसी को ये लगता है कि सर क्या हम लोग इसे डायगोनली मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा हो कि सर अगर मैंने A11 ले लिया, A22 ले लिया और A33 ले लिया और इसके साथ C11 को, C22 को और C33 को अगर मैंने मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो क्या ये डिटरमिनेंट A के बराबर देगा? आप बिल्कुल गलत हैं, ये डिटरमिनेंट A के बराबर नहीं देगा। हमें याद रखना है क्या बात सर? कि सर या तो रो वाइज या तो सिर्फ कॉलम वाइज ही काम करेगा, उसके अलावा काम नहीं करेगा। जी सर, बात समझ में आ गई है ना। तो इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। अब सर कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग जानते हैं कि कोफैक्टर्स से एक मैट्रिक्स बनता है, वो मैट्रिक्स ये वाला बन जाता है ना। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसी से हम लोग क्या निकालते हैं सर? इसी से हम लोग निकाल सकते हैं कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स। याद है ना इस मैट्रिक्स के बारे में?
सर एक बार तो बताएंगे, जिल बिल्कुल बताएंगे, है ना। क्या होता है सर, कोफैक्टर मैट्रिक्स से हम लोग क्या बनाते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब अगर मैं यहां से बनाना चाहता हूं आप लोगों के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, हम कहते हैं कि सर जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज कर देना। यानी कि यहां पर हमारे पास कोफैक्टर्स में रो वाइज अगर ऐसे एलिमेंट्स लिखे गए हैं 2 2 -3, तो अब ये 2 2 -3 कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 2 -3 से कॉलम वाइज लिख देंगे। यहां पर कैसे लिखे हैं सर, 4 -11 6 लिखा गया है, यानी आप 4 -11 6 ऐसे लिख देंगे। यहां पर हमारे पास क्या लिखा है, -3 6 -3 लिखा है, तो आप ऐसे लिख देंगे -3 6 -3 ऐसे लिख देंगे। सो दिस विल बी द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये तो इजी था, कोई परेशानी नहीं इसमें, बिल्कुल आसानी से आंसर आ सकता है, डेफिनेटली आ भी जाता है। ठीक है, अब यहां से मैं आप लोगों को कुछ एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज लिखकर बता देता हूं जो आप लोगों के लिए जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं, एमसीक्यूज भी बन जाते हैं, और अगर हम लोग बोलें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अगर मैं ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, या फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो वो डेटर्मिनेंट ए टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये कहता है कि सर अगर मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट ढूंढता हूं, तो वो डेटर्मिनेंट ए की पावर n-1 हो जाता है, जहां पर n क्या होता है सर, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। जी सर। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, वो ये थी कि सर अगर मैं एडजॉइंट ढूंढता हूं किसका, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का, तो आप इसे रिवर्सल लॉ के साथ पहले बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ढूंढेंगे और फिर ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ढूंढकर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जी सर। अगली प्रॉपर्टी क्या थी, अगली प्रॉपर्टी थी कि अगर मैं ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट ढूंढना चाहता हूं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ढूंढना चाहता हूं, तो आप एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके दे सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं होगी। अगली प्रॉपर्टी क्या थी कि सर अगर मैं एडजॉइंट ढूंढना चाहता हूं किसका, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का, तो इसमें हमारे पास आंसर क्या हो जाता है, डेटर्मिनेंट ए की पावर -2, डेटर्मिनेंट ए की पावर n-2 टाइम्स ऑफ ए हो जाता है, जहां पर अगेन n क्या है सर, ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर हमारे पास कहता है कि सर अगर हम लोग एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डेटर्मिनेंट ढूंढना चाहते हैं, तो सर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास डेटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन n कौन है सर, यहां पर ऑर्डर हो जाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है ना। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं कहां पर, इस एडजॉइंट को ढूंढने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी थी, वो ट्रिक भी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ट्रिक टू फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। trick to find adjoint of 2x2 matrix। ठीक है, सारी चीजें हम लोग जल्दी जल्दी से यहां पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि भाई सिर्फ रिवीजन ही तो ले रहे हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जहां पर -1 2 -3 4 लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मुझे चाहिए इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट नहीं, मुझे इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए। तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना होता है, वो बड़ा ध्यान से देखिए दोस्त। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन दोनों को कर देना है इंटरचेंज, और ये वाले जो दोनों नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन दोनों को कर देना है साइन चेंज। यानी इन्हें इंटरचेंज मत कर दीजिएगा दोस्त, इन्हें सिर्फ साइन चेंज करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे सर यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पर +3 आ जाएगा, यहाँ पर -4 आ जाएगा। दिस विल बी द एडजॉइंट ए, जो कि हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ढूंढने का शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है भाई, है ना। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एडजॉइंट की बात हो गई, प्रॉपर्टीज की बात हो गई। अब हम बात करेंगे बेटा इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में। इनवर्स मैट्रिक्स कैसे ढूंढते हैं सर, इनवर्स मैट्रिक्स को ढूंढने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ करता है। कौन सा सर, हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स ढूंढने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, तो पहले हेडिंग डाल देते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है सर, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि सर अगर मुझे ए मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढना है तो हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स को
डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना होगा। अच्छा, तो क्या सर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसके बात कर सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली। हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है, जिसकी मदद से हम लोगों ने निकाला था कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -3 है, तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स हम लोगों ने कितना निकाला था दोस्त? चलिए पीछे से अभी फटाफट कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स था 2 4 -3 2 -11 6। चलिए देखते हैं, 2 4 -3 2 4 -3 2 -11 6। ओके, और क्या था सर? हमारे पास -363 था, -3 था। ओके, तो यहां से अगर मुझे ए इनवर्स ढूंढना है तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए ऑफ एडजॉइंट ए हो जाएगा, यानी कि सर 1 अपॉन में -3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? 2 4 -3 2 -11 के 6 एंड -3 6 -3 हो जाएगा। तो यहां से आप फाइनली लिखना चाहें तो आप 3 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन में 3, ये हो जाएगा -4 अपॉन में 3, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -2 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 11 अपॉन में 3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +1। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, है ना? ठीक है सर, ओके। तो इसी के साथ साथ अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज भी हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए फटाफट से मैं प्रॉपर्टीज यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इन्वर्स ढूंढ रहा हूं तो आप इन्वर्स का ट्रांसपोज करके दे सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि सर अगर मैंने a की पावर n का इन्वर्स ढूंढा है तो आप a की पावर इन्वर्स का पावर n कर सकते हो, है ना? अच्छा, अगली प्रॉपर्टी बेटा रिवर्सल लॉ पे काम करती है कि अगर मैं a और b का इन्वर्स ढूंढ रहा हूं तो आप पहले b का इन्वर्स और फिर a का इन्वर्स लिखेंगे। अगली प्रॉपर्टी 3 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के ऊपर रिवर्सल लॉ आएगा, तो यानी आप c का इन्वर्स फिर b का इन्वर्स और फिर a का इन्वर्स यानी रिवर्सल लॉ लगा देंगे। ओके, और हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास ये आ जाता है कि अगर हम लोग किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स के साथ करके इन्वर्स ढूंढते हैं तो सर ये लैम्डा जो है इसका भी इन्वर्स हो जाएगा और इसका भी इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि मैं इसे a का इन्वर्स ना लिखकर मैं कैसे लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन में लैम्डा टाइम्स ऑफ a का इन्वर्स हो जाएगा, है ना? अच्छा, और कौन सी प्रॉपर्टी? मेरे ख्याल से ये सारी प्रॉपर्टीज थी और कुछ खास नहीं है हमारे पास। आगे चलते हैं सर, इन्वर्स हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या था? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोगों ने दो तरीकों से पढ़े थे, लेकिन सबसे पहले मैं इक्वेशंस को लिख देता हूं। ये कहता है कि सर अगर हमारे पास a1x प्लस a2y प्लस a3z बराबर हमारे पास d1 है। अच्छा, यहां पर b1x प्लस b2y प्लस b3z बराबर d2 है। यहां पर हमारे पास c1x प्लस c2y प्लस c3z बराबर d3 है। तो ये हो जाते हैं हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें से हम लोग क्या निकालते हैं सर? इसमें से हम लोग निकालते हैं तीन चीजें, जिसमें सबसे पहला हमारे पास ए मैट्रिक्स होता है जो कि कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है, यानी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अच्छा, एक मैट्रिक्स हम लोग बी मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि इन नंबर्स का क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ आ जाएगा d1 d2 d3। और एक मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं एक्स मैट्रिक्स, जहां पर हमारे पास ये वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज एक्स वाई और जेड। अब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करता है एक मैट्रिक्स इक्वेशन को। कौन सा मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई करता है सर? ये मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई करता है जिसमें हम लोग ए मैट्रिक्स को अगर एक्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बी मैट्रिक्स को बराबर आता है। सो ये मैट्रिक्स इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई होता है इसके अंदर। अब यहीं से हम लोग एक रिजल्ट निकालते हैं। कौन सा सर? रिजल्ट ये निकालते हैं कि अगर मुझे एक्स मैट्रिक्स ढूंढना है तो मुझे बी मैट्रिक्स में ए का इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां से हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। बस यहीं से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी क्या होती है सर? कि इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो चलिए
हेडिंग डाल देते हैं कंसिस्टेंसी की। ठीक है सर। कंसिस्टेंसी में क्या होता है सर? कंसिस्टेंसी में हम लोगों ने कुछ ऐसे बोला था कि सिस्टम जो है वो कैसा होना चाहिए सर? दो तरीकों से होना चाहिए। कैसे कैसे? या तो वो कैसा होगा दोस्त? कंसिस्टेंट होगा, या तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो जब वो कंसिस्टेंट होता है तो उसके दो हमारे पास सॉल्यूशन निकलते हैं। कैसे सॉल्यूशन निकलते हैं सर? या तो उसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, या तो सर उसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। यानी कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सर सॉल्यूशन है, अब वो एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हम लोग कहेंगे सर यूनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? डिटरमिनेंट ए की वैल्यू सीधा सीधा नॉन जीरो होनी चाहिए। जो डिटरमिनेंट हम लोगों ने यहां पर निकाला है ए, इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो सीधा सीधा नॉन जीरो होना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है कि सर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू तो जीरो होती है, लेकिन हमारे पास एडजॉइंट ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करें तो ये सर बराबर जीरो होना चाहिए। उस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। सर हमारे पास दूसरी कंडीशन में इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि सर सॉल्यूशन नहीं निकला है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन। सर नो सॉल्यूशन की कंडीशन यहां पर क्या निकल कर आती है? नो सॉल्यूशन में कंडीशन निकल कर आती है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू सर जीरो तो नहीं होती है। क्या होती है सर? जीरो तो होती है, मगर इसमें हमारे पास एडजॉइंट ए का जो प्रोडक्ट है वो बी मैट्रिक्स के साथ नॉन जीरो आ जाता है। इस कंडीशन में हमारे पास नो सॉल्यूशन निकल कर आता है। तो ये सारी कंडीशंस आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। ये हमारा सिस्टम जो होता है लीनियर इक्वेशन, वो कंसिस्टेंसी की कंडीशंस को इस तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो ये भी हमें समझ में आ जाता है। एंड फिर इसके बाद हमारे पास बचते हैं कुछ बेसिक एप्लीकेशंस जो कि क्वेश्चंस की मदद से हम लोग करते हैं। यहां पर एक और सॉल्यूशन हमारे पास बच जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है सर? ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन को आप लोग थोड़ा सा याद रख लेंगे। ये बताता है कि x की वैल्यू भी जीरो आई, y की वैल्यू भी जीरो आई और z की वैल्यू भी जीरो आती है। इसमें खास बात क्या होती है? इसमें खास बात ये होती है कि सर डिटरमिनेंट a की वैल्यू तो नॉन जीरो होती है, मगर इसमें b मैट्रिक्स जो होता है वो सर जीरो के बराबर होता है। इसी वजह से हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो x बराबर जीरो, y बराबर जीरो और z बराबर जीरो, तीनों जीरो आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ये हमारे डिटरमिनेंट्स का कोर कॉन्सेप्ट होता है। सारी चीजें अगर आपको मालूम है तो डिटरमिनेंट्स के आप कोई भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी थी। हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मालूम होना चाहिए, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए, वो भी बहुत तेज। फिर उसके बाद सर हमारे पास सभी के सभी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि कब जीरो होता है, कब किस तरह की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या पता होना चाहिए सर? नेक्स्ट हम लोगों को माइनर एंड कोफैक्टर निकालने आने चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग एक छोटी से कॉन्सेप्ट को जानते हैं, कोफैक्टर्स की मदद से किसी भी डिटरमिनेंट को कैसे निकाला जाता है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके अगर ऐड किया जाए तो वो हमारे पास डिटरमिनेंट के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे के सारे याद करने हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ढूंढने का शॉर्ट ट्रिक काफी काम आएगा, क्योंकि जब भी आपको 2x2 मैट्रिसेस का एडजॉइंट मांगा जाए तो आप उसे कोफैक्टर निकाल के ना करें, डायरेक्टली करें। ये दोनों मेथड्स एप्लीकेबल है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमारे डिटरमिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। यहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो यूज होता है वो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का होता है। इसमें हमारे पास x की वैल्यू जो है वो ए इनवर्स की मदद से ही ढूंढी जाती है, और इस ए इनवर्स को निकालना अगर आप जानते हैं तो आप इस x को भी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंसिस्टेंसी की बात करें तो सिस्टम जो है इन कंडीशंस के साथ कंसिस्टेंसी रखता है कि अगर वो कंसिस्टेंट है तो दो तरीके के सॉल्यूशंस रखेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा या तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। और अगर रख रहा है तो वो कौन सी कंडीशंस रख रहा है ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट अगर वो नो सॉल्यूशन रख रहा है तो वो कौन सी कंडीशंस रख रहा है ये आप लोगों को याद रखना है। सो ये सारी चीजें हमारे डिटरमिनेंट्स के अंदर पढ़ी जाती हैं, इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो भाई ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है रिवाइज, क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी है प्रैक्टिस। सबसे पहले करनी है एनसीईआरटी और फिर उसके बाद आप किसी भी हेल्प बुक को यूज कर सकते हैं फॉर मोर प्रैक्टिस। तो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर इसी तरीके के एक और माइंड मैप सेशन के अंदर और करेंगे एकदम रफ्तार के साथ प्रैक्टिस सेशन। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच।